So before starting this interference of light, if you have any question from previous unit electromagnetic theory, then you can ask. Okay, Well, sir. we can start with the interference of light, and we'll study the cause of appearance of these colors along with few examples, few applications of interference of light, along with the determination of wavelength of light. लाइट की वेवलेंथ few thousand एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक, few hundred नैनोमीटर, और वो वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन की जाए, we will study as an application of interference of light. So what is interference? Just try to answer. What is interference of wave? What is the meaning of interference? Can you tell? Okay. So let me do something. क्या बताना सर? तुम्हें बताना है what is the meaning of interference of wave. इंटरफेरेंस. So see, this is a wave, electromagnetic wave. This is a sound wave, मैकेनिकल वेव, स्पीकर्स में से कोई वेव निकलती है, ठीक, और वेव आगे बढ़ रही है, और ये जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल सेम उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करे जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में वही आवाज साउंड आगे बढ़ रही है, ठीक, और यहाँ दिस इज अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो जब कोई वेव आगे बढ़ती है और वो अपनी जैसी किसी दूसरी वेव से एनकाउंटर करती है, लाइक दिस, सपोज दिस इज अ वेव एंड दिस इज अनदर वेव, देन व्हाट इज द समेशन ऑफ दीज टू वेव्स, द इफेक्ट, ठीक, क्योंकि जब भी कोई एक वेव आगे बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो एनवायरनमेंट के पार्टिकल हैं जिसमें से वो होके जा रही है मीडियम, वो वाइब्रेट करने लगेंगे, और दो अगर वेव जा रही हैं तो दोनों के अकॉर्डिंग उन्हें वाइब्रेट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट रिजल्टेंट वाइब्रेशन विद बोथ ऑफ दोज वेव्स, ठीक। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर कि दोनों का जो एम्पलीट्यूड है या फिर डिस्प्लेसमेंट है वो ऐड हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर जब वो यस, तो जब एंटी जब अपोजिट फेस में होते हैं तो देर इज नो वाइब्रेशन लाइक दिस, और जब सेम फेज में होती हैं तो वाइब्रेशन इज द डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, ठीक। एंड दिस इज द सुपरपोजिशन ऑफ वेव, दिस इज नोन एज द सुपरपोजिशन, एक वेव जो दूसरी वेव के साथ इंटरफेयर करती है, ठीक, सुपरपोज करती है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एड अप होता है लाइक दिस, ठीक। यहाँ पर अभी दोनों सेम फेज में, तो दोनों का जो एम्पलीट्यूड था, फाइनल एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। अब दोनों अपोजिट फेज में, ठीक, देन अपोजिट फेज से थोड़ा कम था ये फेज, और जैसे ये दोनों अपोजिट फेज में होंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे दोनों के डिस्प्लेसमेंट को, देर इज नो डिस्प्लेसमेंट, so this is zero wave. So the meaning of superposition of wave is that when two waves are interfering or encountering each other, then the displacement is added, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सब तुमने पहले से पढ़ा हुआ होगा, और तुमने एक एग्जांपल भी देखा होगा, यंग्स एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें देयर वर टू स्लिट्स, ठीक, और वहाँ से जो वेव निकल रही थी वो दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही थी और आगे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था। सो दीज आर द पोजिशन वेयर द फेज इज अपोजिट 180 डिग्री फेज, एंड so there is darkness at this point and this point, and there is maximum intensity of light at these points. ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है, एंड दिस इज हाउ। अब हुआ क्या, तो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या बनी, व्हाट इज द इंटरफेरेंस, अब बताओ। So interference happens whenever there is a redistribution of the intensity of light, ठीक, या फिर वेव। तो दो तरह की वेव या दो तरह की लाइट जब इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे से तो उनकी इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। सो दिस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज द इंटरफेरेंस। So this is the smallest, the simplest definition of interference of light. Is that clear? यस सर. ओके, सो ये क्लियर इसलिए भी होगा क्योंकि ये तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक। और इंटरफेरेंस के बारे में तुमने कुछ और भी पढ़ा था, और वो था दिस, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ विजिबल इंटरफेरेंस। जो कंडीशंस थी उनमें पहली कंडीशन थी द कोहेरेंस, इक्वल, और वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, ये भी कंडीशन थी। मोनोक्रोमेटिक मीन्स द सिंगल वेवलेंथ, अगर सिंगल वेवलेंथ नहीं होगी तो विजिबल नहीं होगा, इंटरफेरेंस होगा बट दैट विल नॉट बी क्वाइट विजिबल, ठीक।
कोहेरेंस इज द कंडीशन, जो नेसेसरी कंडीशन। अगर कोहेरेंस नहीं हुई दो लाइट रेज में तो इंटरफेरेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक। अच्छा, ये जो मोनोक्रोमेटिक सिटी है लाइट की, ये तो केवल विजिबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है। इसी तरह से द इक्वल एम्पलीट्यूड, दो लाइट रेज का एम्पलीट्यूड एक सेम सेम होना चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट सी द contrast in the interference. So this is also not the necessary condition. The necessary condition is the coherence. और ये दोनों, these are required. These are the required conditions. ठीक है। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं विजिबिलिटी की, then if two light rays of amplitudes A1 and A2 are interfering with each other, then what is the visibility? What is the meaning of visibility? Contrast. ठीक है। उस कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कि जहां पे डार्कनेस है और जहां पे मैक्सिमम ब्राइटनेस है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। सो द विजिबिलिटी और द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इंटरफेरेंस इज गिवन बाय दिस थिंग, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी is what fraction of the maximum intensity plus minimum intensity. So this ratio is known as the visibility. और ये मैक्सिमम होने की कंडीशन है। कैसे निकालें मैक्सिमम की कंडीशन? चलो फिलहाल हम ऐसा करते हैं, एम्पलीट्यूड देखते हैं कितना है। हमें पहले पता पड़ा था, जब तुमने अगर याद हो, उसे हम रिपीट नहीं करते, कि जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में तुमने स्टडी की थी 10+2 में, तो तुमने देखा था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी इज द समेशन ऑफ एम्पलीट्यूड्स स्क्वायर। ठीक, ऐसे ही था ना। A1 प्लस A2 स्क्वायर इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी, A1 माइनस A2 और A2 माइनस A1, जो भी ज़्यादा उसमें से लेसर माइनस करना है। ठीक, दैट डिफरेंस स्क्वायर इज द मिनिमम इंटेंसिटी। इज दैट क्लियर? ऐसे ही था ना? मैं कुछ गलत Yes, हूँ तो sir. बताना। Yes, sir. अच्छा, Yes, तो sir. अगर इस तरह से हम इसे डिराइव करने की कोशिश करें इस विजिबिलिटी को, देन दिस कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ A1 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। और अब अगर इसमें इसे और ज़्यादा रीअरेंज करने की कोशिश करें इसे, देन वी गेट दिस थिंग 2R डिवाइडेड बाय 1 प्लस R स्क्वायर, वेयर R इज A1 डिवाइडेड बाय A2 और A2 डिवाइडेड बाय A1। ठीक। सो आर इज द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स। ठीक है ना। तो अगर रेशो हमें पता है, ठीक, तो हम विजिबिलिटी मालूम कर सकते हैं। और अब तुम्हें मैथमेटिक्स भी तुम लोगों ने पढ़ी हुई है 10+2 में, और तुम्हें यह भी पता है कि मैक्सिमा कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक। सो फॉर व्हाट रेशो आर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ आर द वी विल बी मैक्सिमम, मालूम कर सकते हो? 1, किसी ने शायद बोला 1. 1। सो आर इक्वल टू 1 मीन्स A1 इक्वल टू A2। तो जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे देन विजिबिलिटी इज मैक्सिमम। तो कभी कभी इस पर, इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान रखना। ठीक। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक, वो ये कि इंटरफेरेंस हमने देखा, तो इंटरफेरेंस के तरीके क्या थे, हाउ हाउ द इंटरफेरेंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू वेव्स। ठीक, तो उसके दो तरीके थे, द एम्पलीट्यूड, द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड एंड द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक, आई होप वेव फ्रंट इज क्वाइट फैमिलियर, इज फैमिलियर थिंग। ऐसा है ना, वेव फ्रंट तो पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो तुमने जो टू स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। ठीक, वेव फ्रंट इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो एक वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, उसे एक अपर्चर मिला, उस अपर्चर में दो होल्स थे, वही सेम वो जो वेव फ्रंट था, दोनों होल से अलग अलग वेव के फॉर्म में आगे बढ़ने लगा। ठीक, और वो दोनों डिफरेंट जो पार्ट्स हुए सेम वेव फ्रंट के, वो एक दूसरे से इंटरफेयर करने लगे। दैट वाज द टू स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स टू स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब एक और तरीका है, द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। और ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कंडीशन जो कोहेरेंस वाली कंडीशन थी, उसे हमें फॉलो कराना है। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने के ही तरीके हैं ये दोनों। या तो एक सेम वेव फ्रंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दें, या फिर हम उस सेम एक ही लाइट वेव के एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दें। एम्पलीट्यूड को डिवाइड करने का मतलब होगा द इंटेंसिटी डिवाइडेड, इंटेंसिटी को ही डिवाइड कर दिया। ठीक। सो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड करके भी हम सेम एक ही सोर्स से दो कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। ओके। और उसमें फर्दर देयर आर टू सब पार्ट्स, बाय रिफ्लेक्शन एंड बाय रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ।
मैंने कुछ जल्दी बोल दिया हो। सर हमेशा जो फेज कांस्टेंट होना चाहिए वो कांस्टेंट क्यों होना चाहिए? तो देखो, अभी हम वापस जाते हैं यहाँ। तो देखो, ये एक वेव तो ये थी और एक वेव ये थी, ये दोनों सपोज यहाँ पे इंटरफेयर कर रही हैं। तो इंटरफेयर करते हुए दोनों में सुपरपोजिशन भी हो रहा है, और सुपरपोजिशन होने के कारण उनका, क्योंकि एक वेव मूव कर रही है दूसरी नहीं, तो इन दोनों का हर पॉइंट पर फेज डिफरेंस चेंज होता जा रहा है। फेज डिफरेंस चेंज होने से ये जो पोजिशंस हैं, इन पोजिशन पे इंटेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो अगर इंटेंसिटी ये चेंज हो रही है, ये वाली हर एक पोजीशन पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और ये बड़ी तेजी से चेंज होने लगे, तो हमारी आंखों को कुछ दिखाई देगा? आई थिंक नो। ठीक। तो अगर इंटेंसिटी में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो, देन वी कैन नॉट सी एनीथिंग। और इसलिए ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है ये वाला, इसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए अगर हमें विजिबल रखना है उसे तो। और वो केवल तब हो सकता है जब इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस सेम हो। अगर सपोज फेज डिफरेंस पहले पाए था, ठीक, तो यहाँ जीरो इंटेंसिटी दिखाई दे रही होगी, मतलब डायरेक्टनेस दिखाई दे रही होगी। और थोड़ी देर के बाद यहीं का फेज डिफरेंस जीरो हो गया या टू पाई हो गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई देने लगी। और वो दोनों जो देर हुई, थोड़ी देर, जैसे मैंने थोड़ी देर बोला, वो मान लेते हैं माइक्रो सेकेंड है। तो एक माइक्रो सेकेंड के अंदर लाइट की इंटेंसिटी जीरो भी होगी, मैक्सिमम भी होगी, जीरो भी होगी, मैक्सिमम भी होगी। और हमने पहले ही अकॉस्टिक्स में पढ़ रखा है कि कान हमारे जो सुनते थे वो 0.1 सेकेंड में सुनते थे, आंखों के लिए तो ये टाइम और भी कम है। ठीक। तो इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी है, अगर इस रेट से चेंज होगी, तो हम उसे पैटर्न को विजिबल नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते। और इसलिए इनका हर एक पोजीशन पे दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब जिस स्पीड से ये वाली वेव आगे बढ़ रही है, ये वाली वेव भी सेम स्पीड से आगे बढ़े, तो ही फेज डिफरेंस सेम हो सकता है। ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो वो जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हमें दिखेगा नहीं, होगा, हमें दिखेगा नहीं। तो विजिबल इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए द फेज डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट, और टू वेव्स शुड बी कोहेरेंट। ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ की बात हो गई थी, अब यहाँ तो इसमें हम, इससे पहले कि हम फॉर्मूला ड्राइव करें, उससे पहले कुछ और लॉज हैं। देर इज वन लॉ, स्टोक्स लॉ, उसे वो मालूम होना जरूरी है। तो पहले हम स्टोक्स लॉ की बात करते हैं। ठीक। स्टोक्स लॉ ये बताता है कि जब कोई लाइट रे किसी एक पाथ में ट्रेवल कर रही है, और सपोज उसके पाथ को रिवर्ट कर दिया जाए, तो क्या सिचुएशन होगी। ठीक, एग्जैक्टली रिवर्ट कर दिया जाए पाथ को और कुछ चेंज ना किया जाए, इंटेंसिटी सेम रखी जाए, तो क्या होगा। ठीक। तो ये कहता है कि अगर कोई एक लाइट रे किसी एक ओरिजिन से किसी टारगेट तक पहुंचने में मल्टीपल रिफ्लेक्शंस और मल्टीपल रिफ्रैक्शंस को एनकाउंटर करती है, और उसकी इंटेंसिटी कुछ है। ठीक, शुरुआत में मान लेते हैं इंटेंसिटी आई नॉट है, किसी पोजीशन पे पहुंची, वहां पे इंटेंसिटी आई डैश थी। ठीक। तो ये दीज आर सम इंटेंसिटीज, और उसके बीच में कुछ उसने रिफ्लेक्शन सफर किए, कुछ रिफ्रैक्शन सफर किए। और अब अगर उसके पाथ को एग्जैक्टली केवल पाथ को रिवर्ट कर दिया जाए, ठीक, अपोजिट कर दिया जाए, ठीक, तो कोई भी नई वेव जनरेट नहीं होगी बस, और सारी सारी इंटेंसिटी सेम रहेंगी, लाइक दिस। तो इसने ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एम्पलीट्यूड ए था, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ पहुँचती है, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होके यहाँ पहुँचती है, और उसके यहाँ पर एम्पलीट्यूड होता है कुछ, और यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड कुछ होता है। और अब अगर इसके पाथ को रिवर्ट कर दें, यहाँ से लाइट रिवर्ट अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे, यहाँ से लाइट अपोजिट डायरेक्शन में आने लगे, तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ देयर विल बी ओनली वन रे, दिस रे। वैसे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर भी आनी चाहिए थी, बट देयर विल बी नो रे लाइक दिस। ठीक। यहाँ पर ये टी एंड आर द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ऐसा क्यों? पहले हम ऐसा करते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कोफिशिएंट्स, इनके बारे में बात करते हैं, तब हम स्टोक्स लॉ पे आएंगे। जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम में ट्रेवल करती है और उसे कोई इंटरफेस मिलता है, तो वहां से वो लाइट रे, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी पूरी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कोई ट्रांसपेरेंट प्लेट भी हो, तो उसमें से भी हम अगर देखें तो पीछे वाली ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, मतलब कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट भी होती है, केवल रिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक। तो कितना पार्ट उस एम्पलीट्यूड का रिफ्लेक्ट हुआ, अगर ए पार्ट आया है तो ए का कुछ पार्ट, हाफ या उससे भी कम या उससे भी कम, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा। सो दैट रेशो, that fraction of amplitude which is getting reflected is known as coefficient of reflection.
ठीक है। और रिफ्रैक्शन में द फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट एम्पलीट्यूड विच इज रिफ्रैक्टेड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के कोफिशिएंट को टी से रिप्रेजेंट करते हैं बाय ट्रांसमिशन, और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं बाय आर रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो अगर ए एम्पलीट्यूड इंसिडेंट हुआ था तो उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ? सपोज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R1 था, तो A इंटू R1 दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, एंड A इंटू T1 दिस पार्ट इज रिफ्रैक्टेड। ये बात क्लियर है सबको या नहीं? कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, दीज आर द फ्रैक्शंस ऑफ द एम्पलीट्यूड which are getting reflected and refracted respectively. ये क्लियर है अगम? यस सर। ठीक। तो अगर ये पार्ट्स क्लियर हैं तो फिर तुम्हें एक कोई क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन एक ऑब्वियस क्वेश्चन ये बनता है, क्या ये कोफिशिएंट सेम रहते हैं अगर हम किसी एक मीडियम से दूसरे में जाएं या दूसरे मीडियम से पहले वाले मीडियम में? देन दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक। तो ये क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर इस स्टोक्स थ्योरम से मिल जाएगा, स्टोक्स लॉ से मिल जाएगा। ठीक है। तो स्टोक्स लॉ सेज कि जब ये वाला पार्ट यहाँ आता है तो ये वाला पार्ट इधर जाएगा, कुछ एम्पलीट्यूड इधर जाएगा, और अगर इनके डायरेक्शंस को रिवर्ट कर दें, ए T1 एम्पलीट्यूड इधर भेजें सेम डायरेक्शन में, ए R1 एम्पलीट्यूड इस तरफ इंसिडेंट कराएं, तो केवल हमें ए एम्पलीट्यूड की एक ये वाली लाइट मिलेगी जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होगी। यहाँ पर कोई लाइट नहीं मिलेगी, क्योंकि होना ये चाहिए था ऑब्वियसली कि यहाँ से अगर लाइट जाए तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है वो तो सही है, लेकिन कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी तो होना चाहिए था, जैसे यहाँ हुआ। ऐसे ये वाली लाइट जब वहाँ आई तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी तो होना चाहिए था, ट्रांसमिट भी होना चाहिए था, वो पार्ट भी यहाँ। ठीक। तो ऐसा है। तो अब देखते हैं कि क्या किया उन्होंने। तो चलो, उन्होंने सबसे पहले तो ये सोचा कि सपोज दिस सर जो रीजन आपने एक बार ये वाली चीज बोली है वो रिपीट कर दो। अच्छा, तो देखो, एक ये वाला पार्ट, ये वाली लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी इस पॉइंट पर, और यहाँ से जब भी कोई इंसिडेंट होगी लाइट बीम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाएगी और दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट हो, तो उस लाइट रे का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट जरूर होगा, ये दोनों ही काम हो रहे होंगे। ठीक। अब अगर कुछ ऐसा किया जाए, स्टोक ने देखा कि अगर इनके पाथ को एग्जैक्टली रिवर्ट कर दिया जाए, केवल पाथ को, मतलब ए T1 एम्पलीट्यूड यहाँ आ रहा था, अब ए T1 एम्पलीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में सेंड किया जाए, कोई सोर्स लगा के डेफिनेटली, और ए R1 एम्पलीट्यूड यहाँ आ रहा था तो ए R1 एम्पलीट्यूड दूसरी तरफ सेंड किया जाए अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेंस तो ये कहती है कि यहाँ पर भी एक लाइट रे मिलनी चाहिए, इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट आना चाहिए और इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट भी आना चाहिए था। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें केवल ये वाली लाइट रे मिलती है जिसका एम्पलीट्यूड इतना होता है, ये कहता है ये वाला लॉ। ठीक है। तो होना ये चाहिए था कि ये वाला मीडियम जो N1, सपोज इसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो N1 है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N2 है, तो 1 मीडियम से 2 मीडियम में जब लाइट रे जा रही है तो इन कोफिशिएंट को हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब कोई लाइट, वही लाइट रे 2 मीडियम से 1 मीडियम में जाएगी तो हम इन कोफिशिएंट्स को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, R2 एंड T2। ठीक। तो फिलहाल ये लाइट रे मीडियम 1 से 2 की तरफ जा रही थी, तो रिफ्रैक्शन कोएफिशिएंट R1 है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T1 है। अब कर देते हैं ऐसे रिवर्ट। ठीक। तो अब ए T1 वो एम्पलीट्यूड की लाइट रे इस तरफ फ्लो करा रहे हैं, तो अगर इधर आएगी लाइट रे तो कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट यहाँ के लिए होगा R2। तो ए T1 इज द एम्पलीट्यूड, उसका फ्रैक्शन R2 रिफ्लेक्ट हुआ, तो कितना फ्रैक्शन हुआ? ए T1 मल्टीप्लाई बाय R2 exactly। ठीक। सो द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ दिस रे इज ए T1 R2 यहाँ पे रखा हुआ है, और इसका ट्रांसमिटेड पार्ट कितना होगा? ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यहाँ के लिए T2 होना चाहिए, तो ए T1 मल्टीप्लाई बाय T2, ये वाला पार्ट यहाँ जाना चाहिए। ठीक है। तो इस वाली लाइट रे के लिए सही है। तो हम अब सेंसिबली हम इसे चेक करते हैं कि क्या हो रहा है, हाँ, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सपोज हमने रिवर्ट किया और इसके दोनों पार्ट देखे, ये रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्लेक्शन होने पर ए T1 R2 ये वाला पार्ट आता है, और रिफ्रैक्ट होने पे ए T1 T2 ये वाला पार्ट आता है। और सपोज सेम इसके लिए भी ए R1 एम्पलीट्यूड था, वो इंसिडेंट हुआ अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक। तो ये है एम्पलीट्यूड, और इसके लिए कोएफिशिएंट सेम ही रहेंगे, R1 और R2, R1 और T1। ठीक। तो R1 रिफ्लेक्ट हुआ तो ए R1 मल्टीप्लाई बाय R1, ए R1 स्क्वायर, दिस पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस रे।
ठीक, और इसका ट्रांसमिटेड पार्ट AR1 मल्टीप्लाई बाय ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T1, तो ये वाला पार्ट AR1 T1, तो ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए थी। लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ ये वाली बात क्लियर है, ये दोनों कहाँ से आए और ये दोनों कहाँ से आए? सर हाँ जी सर। सर रिफ्लेक्शन के लिए हमने कोएफिशिएंट सेम क्यों रखे? अच्छा, हमने सेम नहीं रखे, हमने रखे अलग अलग, एक R1 है एक R2 है, ठीक, क्योंकि जब तक मीडियम सेम है, एक जैसे एयर से वाटर में जा रही है कोई लाइट रे, तो अगर एयर से वाटर में चाहे कहाँ से चाहे जैसे चली जाए, वो उसका सेम पार्ट ही रिफ्लेक्ट होगा, ये मान के चल रहे हैं हम। तो एयर से जब वाटर में जाएगी लाइट रे तब रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R1 है, और जब वाटर से एयर में आएगी लाइट रे तब उसका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट R2 है। ओके सर, ठीक है, आगे इस तरह का रखा है, 1 और 2 इसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 मीडियम में से लाइट रे इंसिडेंट हुई या फिर 2 मीडियम से इंसिडेंट हुई, मीडियम नंबर 2 से। ठीक है, अच्छा, तो ये वाली बातें क्लियर हैं अभी? ये दोनों कहाँ से आए, ये दोनों कहाँ से आए? यस सर। किसी किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ हो तो रोक लेना। अच्छा, तो अब हम बात आगे करते हैं कि ये लॉ, द स्टोक्स लॉ, ये क्या बोल रहा था? ये तो ये बोल रहा था कि इन एब्सेंस ऑफ एनी एब्जॉर्प्शन, अभी हमने एब्जॉर्प्शन की बात नहीं की, मीडियम कुछ एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन इस बात पे डिपेंड करता है कि लाइट रे उस मीडियम में कितनी देर तक ट्रेवल कर रही है। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हम वो मीडियम बहुत पतला लेते हैं, इसलिए एब्जॉर्प्शन को हम निग्लिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी एब्जॉर्प्शन, अ लाइट रे दैट इज रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड विल रिट्रेस इट्स ओरिजिनल पाथ, ठीक, इफ द डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम केवल पाथ्स को रिवर्ट कर दें तो वो ओरिजिनल पाथ में ही रहती है, कोई नई लाइट रे ओरिजिनेट नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ इनके अकॉर्डिंग ये वाली लाइट रे नहीं होनी चाहिए यहाँ, मीन्स ये जो एम्पलीट्यूड है इन दोनों का समेसन, एम्पलीट्यूड तो समेसन ही होगा, तो एम्पलीट्यूड का समेसन ये 0 होना चाहिए। अगेन उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटेंसिटी है, ये इंटेंसिटी इस इंटेंसिटी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और वो उसका मतलब क्या होगा कि स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी होती कितनी है, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो यहाँ की इंटेंसिटी ए स्क्वायर और यहाँ की इंटेंसिटी इन दोनों के एडिशन का स्क्वायर। तो अब इन्हें देखना है। ठीक है, चलो, तो इससे पहली बात मान इन दोनों को अभी सॉल्व करना, इसे तुम्हें क्या लिखना है, A T1R2 प्लस AR1T1 इक्वल टू 0 और AR1 स्क्वायर प्लस AT1T2 इनका होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब सिंपली इन दोनों का एडिशन इक्वल टू A। ठीक है ना? अच्छा, एक बात और, इंटेंसिटी तो लॉस होती नहीं है, तो जितनी इंटेंसिटी इंसिडेंट हुई उसी का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ। सो स्क्वायर ऑफ A इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस थिंग प्लस स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, तो मीन्स 1 इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस T1 स्क्वायर। ठीक, तो इससे हमें मालूम पड़ा T1 स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस R1 स्क्वायर। अगेन ये भी पता पड़ेगा यहाँ से क्या हुआ, यस ये ये T1 R1, ये T1 T2 प्लस R1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1, मीन्स T1 T2 इक्वल टू 1 माइनस R1 स्क्वायर। इन्हें तुम्हें बैठ के सॉल्व करना आराम से कॉपी पेंसिल लेके। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर एंड दिस होल इज इक्वल टू 0, और इससे तुम्हें मालूम पड़ेगा R1 इक्वल टू माइनस R2 एंड T1 इक्वल टू T2। ठीक है, तो तुम्हें ये दोनों रिजल्ट्स मालूम पड़ेंगे। एक बार इसे कॉपी पेन लेके इसे सॉल्व करने की कोशिश करना और फिर मुझे बताना कि दोनों सेम आए या नहीं आए। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ से ऑब्वियस होना चाहिए। ठीक है, सर हाँ यस, ये बताना कि सेकंड मीडियम में A T1R2 इज इक्वल टू AR1T1 कैसे हुआ? सेकेंड मीडियम में A T1R2 प्लस AR1T1, दिस होल थिंग, दोनों का एडिशन ये 0 होना चाहिए, इन दोनों का एडिशन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो कोई लाइट रे आनी ही नहीं चाहिए, कोई नई लाइट रे ओरिजिनेट नहीं होनी चाहिए अगर हम डायरेक्शंस को रिवर्ट कर दें। तो हमने तो यहाँ केवल डायरेक्शंस को रिवर्ट किया था। हाँ बोलो, क्या? वन नहीं, मिनट, आप बोलो। हाँ, तो मैंने क्या कहा कि जब
लाइट रे आकर रिफ्लेक्ट हो रही थी और हमने केवल डायरेक्शंस को रिवर्ट किया था। तो डायरेक्शंस को रिवर्ट करने पर स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई नई लाइट रे ओरिजिनेट नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हो रही है। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड डेफिनेटली जीरो है, मींस द एडिशन ऑफ दीज टू इज इक्वल टू जीरो। इज दैट क्लियर? सर बट हाँ नहीं हाँ सर, मेरे स्टॉक का ठीक है उन्होंने जो वर्डिंग्स कही, बट हाँ अगर हम इंसिडेंट करवा रहे 81 हाँ सरफेस पे, हाँ उसका हाँ रिफ्लेक्शन तो आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन आना चाहिए, इस वाले का रिफ्रैक्शन भी तो आना चाहिए। हाँ तो जी। हो सकता है दोनों अपोजिट फेज में हो, तो ये दोनों इस तरह से अरेंज होते हैं कि इन दोनों का एडिशन जीरो होता है। और ये ये तो हमने मैथमेटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक, लेकिन उन्होंने तो ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया था कि कोई लाइट रे आती नहीं है। डेफिनेटली इसलिए नहीं आती क्योंकि ये दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, देयर इज नो लाइट रे। इसीलिए हमने क्या किया, जो भी लाइट रे आ रही है मैथमेटिकली आ रही है ना, दिस इज नॉट द रियलिटी, मैथमेटिकली आ रही है और उसे हमने जीरो कर दिया। यही तरीका है किसी भी मॉडल को डेवलप करने का। तो मैथमेटिक्स है, ठीक, वो केवल ऐड कर सकते हैं हम उससे, लेकिन इनफैक्ट क्या हो रहा है वो तो नेचर बताएगा, वो ऑब्जर्वेशन बताएगा। और ऑब्जर्वेशन को और मैथमेटिक्स को हमें बस कोहेरेंट रखना है, दोनों को एक दूसरे के जैसा ही रखना है। तो ये मैथमेटिक्स जो आई, इसने कहा इतनी एम्पलीट्यूड आना चाहिए, लेकिन देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। इसका मतलब जो भी एम्पलीट्यूड हमने सोचा था वो दैट इज जीरो, वो कुछ है ही नहीं। इसलिए हमने इन दोनों को जीरो कर दिया, इन दोनों का एडिशन जीरो कर दिया। सो बट केसेस अलग अलग नहीं है, कहाँ हम दो हम्म, लाइट रेज को हाँ करवा रहे हैं, हाँ और कहाँ हम ए पार्ट में सिर्फ हाँ एम्पलीट्यूड ए वाले से हम एग्जैक्टली बता रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए वो पहले ही बोल चुके हैं कि कुछ चेंज नहीं करना है, केवल डायरेक्शन को चेंज करना है और कुछ नहीं। डायरेक्शन के अलावा और कुछ चेंज नहीं करना है, ना इंटेंसिटी ना फेज ना कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ जब भी कोई लाइट रे यहाँ से जा रही होगी वो अपोजिट फेज में ही इधर उधर जाएगी। जब पोलराइजेशन आएगा तो तुम दोबारा से पढ़ोगे कि किसी एंगल पर जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है तो वो दोनों लाइट रेज फुली पोलराइज हो जाती हैं और दोनों का पोलराइजेशन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ ये दोनों इस पॉइंट पर आउट ऑफ फेज होते हैं, इस तरह का कुछ, ठीक। तो डेफिनेटली ये दोनों जब रिफ्लेक्ट होके आएंगी यहाँ पर और रिफ्लेक्ट होके आएंगी यहाँ पर, तो ये दोनों आउट ऑफ फेज होंगी और इन दोनों का एडिशन जीरो होगा, क्योंकि केवल डायरेक्शन चेंज करनी है, फेजेस को नहीं करना चेंज, फेजेस को चेंज नहीं करना, इंटेंसिटी को चेंज नहीं करना, एम्पलीट्यूड को चेंज नहीं करना, ठीक है। ओके। कोई और क्वेश्चन हो इसके बारे में? एक बार सोचना, तब थोड़ी देर लगेगी, एक बार सोचना बैठ के ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ इन दोनों का एडिशन हमने जीरो किया और इन दोनों के एडिशन को ए के इक्वल रखा एंड इस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रखा, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो हमें एक रिजल्ट मिलेगा दैट R1 इक्वल टू माइनस R2 एंड T1 इक्वल टू T2, ठीक है। T1 इक्वल टू T2, ये दोनों रिजल्ट मिलेंगे। T1 इक्वल टू T2 होने का मतलब ये है कि ट्रांसमिशन कोफिशिएंट सेम रहेगा, लाइट को किसी भी मीडियम से ट्रांसमिट करा दें, चाहे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाए तो जितना रेशो ट्रांसमिट होगा उतना ही रेशो ट्रांसमिट होगा तब जब T2 मीडियम सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में ट्रांसमिट करा रहे होंगे। एंड व्हाट अबाउट R1 इक्वल टू माइनस R2, तो माइनस क्या शो करता है, माइनस शो करता है कि अच्छा हमने वेव्स में पढ़ा है कि लाइट रे वो कोई भी मैकेनिकल वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तो अगर एक रिजिड मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज रिवर्ट हो जाता है, ठीक, और रिजिड मीडियम से रिफ्लेक्ट नहीं होती तो फेज सेम रहता है। पहले पढ़ा था 10+2 में। यस सर। अगर कुछ लोग भूल गए होंगे डेफिनेटली यस सर। एक बार दोबारा से देखना, ठीक, वही रिजल्ट है ये R1 इक्वल टू R2। तो ये कहता है कि जब कोई लाइट रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक, मीन्स दैट लाइट रे इज रिफ्लेक्टिंग बाय डेंसर मीडियम, ठीक, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही है, ठीक। रेयर मीडियम मीन्स N1 इज लेस देन N2। यहाँ से आ रही थी लाइट रे, ये वाली इंसिडेंट लाइट रे थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही थी और फिर रिफ्लेक्ट हुई, ठीक, मीन्स डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई तो उसका फेज 180 डिग्री चेंज हो जाएगा,
वो फेज शिफ्ट करेगा, रिवर्ट हो जाएगा फेज। तो पहले लाइट रे जो आ रही थी, रिफ्लेक्ट वो इंसिडेंट हुई तो इस फेज में हुई, देखो यहाँ पर, और जब रिफ्लेक्ट हुई तो यहाँ से हुई, तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। कब? जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई। और उसका उल्टा होता तो, अगर वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जा रही होती, मींस रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही होती, तब देयर इज नो फेज शिफ्ट। तो जिस फेज में वो इंसिडेंट होती है, सेम फेज में ही वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ठीक, यहाँ से ये इंसिडेंट हुई थी, ये रेयरर मीडियम था, यहाँ पर इस फेज में आई और इसी फेज से वापस गई। तो इसे हम ध्यान रखेंगे हमेशा, जब भी हम लाइट का रिफ्लेक्शन देखेंगे और वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो उसके फेज में 180 डिग्री ऐड कर देंगे, पाई ऐड कर देंगे, या फिर λ/2 ऐड कर देंगे पाथ डिफरेंस के फॉर्म में। ठीक, और अगर रेयरर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो उसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे। ठीक, तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ और द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टोक्स लॉ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? अंशुल, Yes, sir. क्लियर? Yes. ओके, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जब हमें ये बात क्लियर हो गई है कि एम्पलीट्यूड सेम रहते हैं, ठीक, एम्पलीट्यूड वो क्या कहते हैं इसे, पाथ को रिवर्ट करने पर कोई नई लाइट रे इंसिडेंट नहीं होती है। अब देखते हैं आगे, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। ठीक, थिन फिल्म इंटरफेरेंस का मतलब होगा कि वो फिल्म जिससे लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है, दैट इज वेरी थिन, ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, उससे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, लैम्डा से कम नहीं होना है। ठीक, पहले तो लैम्डा से कम हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा हुआ तो हमारी जो कंडीशन थी कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो कोई, तो वो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ना हो। तो थिक फिल्म के लिए ये हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं, थिन फिल्म के लिए स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, और उसके लिए इससे पहले हमें ये भी मालूम होना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल पाथ। ठीक, ऑप्टिकल पाथ का मतलब किसी को पता है? 10+2 में तुमने डेफिनेशन पढ़ी है इसकी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल पाथ? जब तुमने लेंसेज पढ़े थे तब ऑप्टिकल पाथ की डेफिनेशन पढ़ी थी। केवल यस और नो बोल दोगे, बस उसी से काम चल जाएगा। यस तो यस, चलो, तो ठीक है, काम चल गया। ऑप्टिकल पाथ का मतलब सिंपली ये है कि इक्विवेलेंट पाथ कितना है। मतलब कोई लाइट रे अच्छी खासी एयर में ट्रेवल कर रही थी, रास्ते में आ गया कोई अनदर मीडियम, उस मीडियम में उसने सपोज एल डिस्टेंस कवर की। तो अब एल डिस्टेंस कवर की, जब वो मीडियम आ गया, अगर वो मीडियम नहीं होता तो उतनी देर में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती? डेफिनेटली ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती, क्योंकि अब उस मीडियम में तो वो धीमे धीमे चल रही है, इसकी स्पीड कम हो गई है। एयर में होती तो तेज चलती। तो अब इस ऑप्टिकल पाथ का मतलब है कि इक्विवेलेंट पाथ इफ द लाइट वेव वुड बी ट्रेवलिंग इन एयर। ठीक, तो अगर किसी मीडियम में वो डिस्टेंस एल कवर करती है, तो उतनी ही देर में, एल डिस्टेंस जितनी देर में कवर की, उतनी देर में एयर में कितनी डिस्टेंस कवर करती, दैट डिस्टेंस इज नोन एज ऑप्टिकल पाथ ऑफ दैट वेव, ऑफ दैट लाइट। और उसके लिए सिंपली उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक, तो अगर ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, चलो सिंपली म्यू है, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास में कोई लाइट रे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, या फिर वो जो ग्लास था, ग्लास की थिकनेस 1 सेंटीमीटर थी, तो उस वेव की इक्विवेलेंट पाथ कितना होगा, या फिर ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, दैट 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 सेंटीमीटर इज द ऑप्टिकल पाथ ऑफ दैट वेव विच इज ट्रेवलिंग इन द ग्लास। ठीक, ये बात क्लियर है? तो ऑप्टिकल पाथ निकालने के लिए एक्चुअल पाथ जो था, ज्योमेट्रिकल पाथ, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, और वो भी इसलिए जिससे कि हम ऐड कर सकें। ठीक, मैंने देखा है कि x को x में ऐड कर पाते हैं, x को y में ऐड नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है। तो जब भी हम किसी लाइट रे का टोटल पाथ देखेंगे और वो डिफरेंट मीडियम से होकर जा रही है, तो उस लाइट रे ने टोटल पाथ कितना कवर किया, तो उसके लिए हमें सबका ऑप्टिकल पाथ काउंट करना पड़ेगा और तब ऐड करना पड़ेगा, तभी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज दैट विल बी ए ब्लंडर, मैथमेटिकल ब्लंडर। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट क्लियर है? सर, यस, जो ये वाली स्लाइड है उसमें हाँ, जो सुपरपोजिशन मतलब सुपरपोजिशन पीछे नहीं, आगे आगे आगे
ये इससे पहले वाली, इससे पहले ये, हाँ ये वाली। हाँ हाँ तो अब इसमें स्टोक्स लॉ हमने लगाया, हाँ है ना? हाँ। इसमें एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं आया, मतलब कोफिशिएंट सेम है। अच्छा 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 अच्छा, वो हाँ ठीक है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन था इसलिए एम्पलीट्यूड का ध्यान नहीं रखा। वैसे इसका डेफिनेटली तुमने सही कहा, इसका एम्पलीट्यूड कम होना चाहिए था, लेकिन इसका ध्यान इसलिए नहीं रखा क्योंकि यहाँ केवल ये फेजेस को दिखाना इसका पर्पस था केवल। तो केवल फेजेस दिखाना था इसलिए ऐसा रखा, और बाकी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा गया। अच्छा ठीक है ठीक सर। है, लेकिन ऐसा है नहीं कि एम्पलीट्यूड डेफिनेटली कम होगा, तुमने सही कहा है, एम्पलीट्यूड डेफिनेटली कम हाँ होगा। जी, हाँ जी, हाँ ओके, जी। चलो और बताओ। तो ऑप्टिकल पाथ सबको क्लियर है? अगर ऑप्टिकल पाथ क्लियर है तब आते हैं हम अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम पर। ठीक, एक्चुअल प्रॉब्लम इज दैट कि वी हैव अ फिल्म, ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस डी, और ये डी लैम्डा के कुछ कंपेरेबल है, लैम्डा के कंपेरेबल, और एक लाइट रे जो सपोज यहाँ पर एयर है, यहाँ पर भी एयर है, तो ये कोई हो सकता है ये ग्लास फिल्म हो बहुत पतली सी, हो सकता है ये ऑयल फिल्म हो, यहाँ पर एयर हो और यहाँ पे वो ऑयल हो। ठीक है, तो ये कोई एक फिल्म है, डी इसकी थिकनेस है, एक लैम्डा वेवलेंथ की लाइट रे इंसिडेंट होती है, और अगर वो इंसिडेंट होती है तो डेफिनेटली यहाँ से रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रेक्ट भी होगी। तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हुई और लाइट रे नंबर 1 ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करने लगी, तो इसका एम्पलीट्यूड डेफिनेटली इससे कम होगा। और कितना होगा? सपोज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर, देन दिस एम्पलीट्यूड इज ए इंटू आर। अच्छा, अब कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट हुआ, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? ए एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये आकर यहाँ से इस पे दोबारा से इंसिडेंट हुई। ठीक, यहाँ तो एयर है, यहाँ वो ग्लास फिल्म है वाली फिल्म, तो यहाँ से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होने लगेगा और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होने लगेगा। ठीक, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, उसकी इंटेंसिटी फिर से कम हो जाएगी, यहाँ आके फिर दोबारा से रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरह से एक सिंगल लाइट रे दो डिफरेंट लाइट रेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों लाइट रेज, लाइट रे नंबर 1 एंड लाइट रे नंबर 2, ये दोनों इंटरफेयर करेंगे आगे जाके। तो हमें मालूम करना है कि इन दोनों का इंटरफेरेंस जो होगा वो कैसा होगा, अलग अलग पोजीशन पे उसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी, और डेफिनेटली इस पर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी मालूम करना है। तो हमें कंडीशन मालूम करनी है कि 1 और 2 ये दोनों लाइट रेज जब मीट करेंगी, ठीक है, मीट करने का मतलब यहाँ पे एक दूसरा वाला एक वो क्या कहते हैं उसे वो क्या था वो, वेव फ्रंट, एक नया जो वेव फ्रंट बनेगा उस पर दोनों का फेसेस क्या होंगे। मींस यहाँ से यहाँ तक एक लाइट रे ने ट्रेवल किया, सपोज ये है वो वेव फ्रंट। ठीक, वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक, सो सपोज ये लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर तो दोनों एक ही थी, यहाँ पे डबल हो गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट रे नंबर 1 ने ट्रेवल किया, लाइट रे नंबर 2 ने ए से लेकर सी तक ट्रेवल किया और सी से डी तक दोबारा ट्रेवल किया। दोनों में पाथ में कुछ डिफरेंस है, तो ये पाथ डिफरेंस कितना है इन दोनों का, और उसी के अकॉर्डिंग दोनों में फेज डिफरेंस आएगा। तो अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि ये पाथ डिफरेंस फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो लाइट रे नंबर 1 एंड लाइट रे नंबर 2, लाइट रे नंबर 1 एंड 2 इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, दिस इज द प्रॉब्लम, और ये से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अब बताओ यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, या कोई क्वेश्चन बनता हो यहाँ तक, कोई भी ऑब्वियस क्वेश्चन, कोई भी दिमाग में आ रहा हो कोई क्वेश्चन, क्योंकि देयर आर ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने चाहिए, और अगर नहीं बनते हैं तो उन क्वेश्चंस के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कौन से बनने चाहिए। ओके, तो चलो हम अब क्वेश्चन की बात करते हैं, वो अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी कि ये वाली लाइट रे ए बी, डिस्टेंस इज ए बी, जो कि एयर में ट्रेवल किया है। लाइट रे नंबर 2 ने इस फिल्म में ट्रेवल किया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ए सी प्लस सी डी दिस इज होल डिस्टेंस। लेकिन इससे डिफरेंस कैसे निकालें कि ये तो पाथ, ये वाला पाथ है, ग्लास वाला पाथ है, वो फिल्म वाला पाथ है, ये एयर वाला पाथ है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, जब इस तरह से हमें डिफरेंस करने हो तो हम ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करते हैं और उसे डिफरेंस करते हैं या उसे ऐड करते हैं। तो ये तो एयर का ही पाथ है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो वो तो सेम ही रहेगा ए बी। अब ए सी प्लस सी डी इसका ऑप्टिकल पाथ होगा दोनों का एडिशन, ए सी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय म्यू। सो द पाथ डिफरेंस विल बी म्यू टाइम्स ए सी प्लस सी डी माइनस ए बी। ठीक,
डेफिनेटली ए सी प्लस सी डी ही ज़्यादा होगा, तो उसमें से ए बी माइनस कर दिया। सो दिस इज ऑप्टिकल पाथ, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। चलो, सो डेल्टा इज द ऑप्टिकल पाथ एंड दिस इज दिस थिंग, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखने में लग रहा है अरे भाई ये कैसे मालूम करेंगे, चलो देखते हैं, आसान है। तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट सी है, अच्छा ये तो पता ही होगा, ये तो लगता होगा कि ए सी और सी डी दोनों सेम ही होंगे, ठीक है। सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऊपर ए डी पर, और ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये दोनों सेम है, तो ए ई एंड ई डी ये दोनों भी सेम ही होने चाहिए। ये सिंपल ज्योमेट्री है, चेक कर लेना एक बार। तो इसके अकॉर्डिंग नोन्स क्या है, नोन है ई सी इज नोन एंड ई सी इज डी, और आई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो कि पता है, तो हमें आर भी पता है क्योंकि हमें म्यू पता है, ठीक है। तो कैसे निकाल, अगर ये आर है तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ही होगा, रिफ्लेक्शन होगा अंदर, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और यहाँ के लिए ये वाला एंगल भी आर ही रहेगा। तो ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है टोटल, ठीक। अच्छा ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आई। श्योर। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो ये वाला एंगल, ये आई। श्योर, हाँ जी। ओके, डेफिनेटली ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सेम ही रहता है। और अगर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला ए बी डी, 90 माइनस आई। 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है तो ये भी आई होगा, सिंपली यस आई, सर। है ना। यस सर। तो अगर ये एंगल आई है तो ए डी के टर्म्स में ए बी फाइंड किया जा सकता है, देखो वो लिख दिया है, ए बी इक्वल टू ए डी साइन आई, ठीक है। ये ए डी कॉस आई हो जाएगा बी डी, और ए डी साइन आई हो जाएगा ए बी, सो ए बी इज ए डी साइन आई। अच्छा अगेन ए डी को हमने लिख दिया ट्वाइस ऑफ ए ई, ठीक, यहाँ। एंड व्हाट इज ए ई, ए ई को इस डी के टर्म्स में निकाला जा सकता है, ठीक है। ए ई इज डी टेन आर, ये ट्रिग्नोमेट्री है, इससे भी ध्यान रखना। मैथमेटिक्स में हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं फिलहाल, लेकिन फिर भी अगर किसी को इस मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम हो तो फिर बता देना, कभी देखेंगे, इसे भी चेक कर लेंगे। अगर अभी भी प्रॉब्लम हो तो अभी बता दो। ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, और ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों का यूज़ किया है, ठीक। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, अगर मैथमेटिक्स ठीक है तो फिजिक्स भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। तो ए ई इज डी टेन आर, तो हमने सिंपली ए ई की जगह पे डी टेन आर रख दिया, साइन आई वैसा ही है। एंड साइन आई इज व्हाट, म्यू इज व्हाट, म्यू इज साइन आई अपॉन साइन आर, तो साइन आई इज म्यू साइन आर। तो ए बी की वैल्यू हमें इतनी सारी, इतनी लंबी सी मिल गई। सो दिस इज ए बी, यहाँ पर जब भी हमें पुट करना होगा ये लिख देंगे। अब बात करते हैं ए सी प्लस सी डी की, तो बताओ यहाँ ठीक है ना, ए बी सही लिखा, गलत तो नहीं लिखा। नो सर। यहाँ पर छोड़ते हैं लेक्चर को, और हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।